फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट के पी-वाई-क्यू क्वेश्चन एसएसटी के। तो जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास उनके लिए है। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और यह क्लास पेपर 2 वालों के लिए है, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? किसे एशिया के प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे, तो याद रखिएगा। और दूसरा है गौतम बुद्ध। एशिया के प्रकाश के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उपाधि उन्हें किस कारण मिली थी? तो जानिएगा, ये उपाधि उन्हें ज्ञानोदय और बौद्ध धर्म की स्थापना करने के कारण मिली थी। महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया था। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत थे और समाज सुधारक भी थे। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो हाथी गुम्फा शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो यह शिलालेख खारवेल की उपलब्धियों और सैन्य विजयों और धार्मिक संरक्षण का विवरण देता है। तो इसकी खोज कब की गई थी? 19वीं सदी में की गई थी इसकी खोज इतिहासकारों के द्वारा, और उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं में की गई थी इसकी खोज। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खारे पानी की झील है? तो कौन एक खारे पानी की झील है बताना है। तो पहला है संभार झील, दूसरा है डल झील, और तीसरा हो जाएगा बूलर झील, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गोविंद सागर झील। तो कौन सा खारे की पानी की झील है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा संभार झील। संभार झील एक खारे पानी की झील है जो राजस्थान में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तो याद रखिएगा। और इससे बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। और डल झील कहाँ है? तो डल झील जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। और बूलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। और गोविंद सागर झील कहाँ है? तो गोविंद सागर झील है तो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी याद रखिएगा। गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश में, और बूलर झील है जम्मू कश्मीर में, और डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र, दूसरा है अभिकेंद्र, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अकेंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है वह कहा जाता है अधिकेंद्र, कहा जाता है, एपी सेंटर कहलाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल, दूसरा है यमुना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया था, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यह भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य था सिंचाई करना और बिजली उत्पादन करना था, तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साझा सीमाएं हैं।
तो कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है, तो वह हो जाएगा नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना भाग है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना भाग है बताना है। तो पहला ऑप्शन है महान हिमालय, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। तो पुराना जो भारत का सबसे पुराना भाग हो जाएगा वह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। यह प्राचीन क्रिस्टली, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं, तो भूमाप के। दूसरा है विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के के। तीसरा है नगर की भूमि का वर्गीकरण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में बताना है कुल्यवाप तथा द्रोणावाप शब्द किसके हैं, तो वह हो जाएगा भूमाप के। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। विशेषकर यह शब्द कहाँ कब यूज किया जाता था, तो विशेषकर गुप्त काल में भूमि मापन की इकाइयों के लिए यह शब्द उपयोग किया जाता था। इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध कृषि से था, तो कृषि मापन से था। तो याद रखिएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है तो वह क्या करता है, तो पाठ को भागीदार बनाने वाला बनता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है। तीसरा ऑप्शन है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़कर की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित साक्ष्य के आधार पर निम्नांकित में से किस खंड में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था? उत्खनित साक्ष्य के आधार पर किस खंड में जानवरों को सर्वप्रथम पालतू बनाया जाना प्रारंभ हुआ था? तो पहला है पूर्व पाषाण काल में, दूसरा है मध्य पाषाण काल में, तीसरा उत्तर पाषाण काल में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ हुआ था। पहले पालतू बनाए गए जानवर थे भेड़, बकरी और सूअर, गाय, बैल जैसे जानवर बनाए गए थे सर्वप्रथम पालतू। तो याद रखिएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा के लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो नर्मदा, दूसरा है रावी, तीसरा है भोगवा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा भीमा। तो हड़प्पाई स्थल लोथल वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के एक सहायक नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, तो कौन नागरिक शास्त्र शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन होगा सैमपट, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा ऑप्शन है मॉडल और मानचित्र, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो नागरिक शिक्षण की प्रयोगशाला में विधि में ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। सैमपट भी जरूरी है, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा हो जाएगा मॉडल और मानचित्र। ये सभी सहायक सामग्री हैं, इसलिए फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत
का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव कराने की अवधि है तो 1 माह के अंदर, दूसरा 3 माह के अंदर, तीसरा 6 माह के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष के अंतर्गत। तो यदि पंचायत का विघटन हो जाता है तो उसका चुनाव करवाने की अवधि है 6 माह के अंतर्गत। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति होती है तो कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10, दूसरा 20, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 25, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तय सदस्य संख्या। तो विधानसभा की बैठकों हेतु गण पूर्ति है वह कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग या 10। तो यही आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है? तो बताना है कौन सा सामाजिक अध्ययन का सबसे विशिष्ट उद्देश्य है। तो पहला है तर्क एवं चिंतन विकसित करना, दूसरा है स्व अध्ययन को विकसित करना, तीसरा है राष्ट्रवाद विकसित करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का विशिष्ट उद्देश्य है, इसमें वैसे सभी पॉइंट सही हो जाएंगे। तो तर्क एवं चिंतन विकसित करना भी सही होगा, स्वयं से अध्ययन करके विकसित करना ये भी सही हो जाएगा, राष्ट्रवाद विकसित करना ये भी सही हो जाएगा। इसलिए सभी पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1984 में, दूसरा है 1985 में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकसभा की एकमेव शक्ति है? तो इसमें से बताना है कौन लोकसभा की एकमेव शक्ति है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा धन विधेयक प्रस्तुत करना, दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तीसरा है आपातकाल की घोषणा की पुष्टि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। हो जाएगा लोकसभा की एकमेव शक्ति है वह हो जाएगा धन विधेयक प्रस्तुत करना। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मतलब खाली हो? तो कितने वर्ष तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकते हैं? तो पहला है 5 साल तक, दूसरा है 2 साल तक, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बाकी बचे कार्यकाल तक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 6 माह तक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 माह तक। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि है। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता की अधिकतम अवधि है तो वह हो जाएगा 6 सप्ताह, दूसरा है 3 माह, तीसरा है 6 माह, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष। तो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता अधिकतम हो जाएगी वह हो जाएगी 6 सप्ताह हो जाएगी। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या होता है? तो बाध्यकारी होता है, अबाध्यकारी है, तीसरा है कुल श्रेणियों के मामलों में बाध्यकारी प्रकृति का है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श अबाध्यकारी होता है। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संतुतियों के आधार पर प्रदान की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता किसकी संतुतियों के आधार पर प्रदान की जाती है? तो बताना है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा है नीति आयोग,
चौथा ऑप्शन हो जाएगा वित्त आयोग। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित किया विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? तो पहला है 1 माह, दूसरा है 4 माह, तीसरा है 6 माह, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष। तो विधानसभा द्वारा पारित किया विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है? वह हो जाएगा 4 माह। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो कि संसद नहीं है को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता निश्चित अवधि में प्राप्त करनी होगी और वह अवधि है तो 3 माह, 6 माह। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण शिक्षक क्या समझने में सहायता करेगा? तो सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा किताब पढ़ाना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निबंध लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह चर्चा करना। समूह चर्चा में छात्र एक दूसरे के साथ नियमों, मूल्यों पर चर्चा करते हैं और उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य है, पहला है तथ्यों और तिथियों को कंठस्थ करना, दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य होता है आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपरीक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो पहला हो जाएगा लिखित कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, व्यक्ति अध्ययन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा समूह परियोजना। तो परिपरीक्षा आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे लिखित कार्य। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो सीखने की गतिविधि के रूप में परियोजनाओं के बारे में सत्य नहीं बताना है, कौन सा गलत है? तो पहला है यह उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, दूसरा है यह सामाजिक परिवेश में आगे बढ़ता है, तीसरा है यह वास्तविक जीवन की स्थितियों में पूरा किया जाता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह शिक्षक केंद्रित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह शिक्षक केंद्रित है, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे बालक केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारत के किस मध्यकालीन राजा ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? वह हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की भूमि को एकताओं में विभाजित किया था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आगे का 30 क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।